हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 8 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बल तथा दाब, यानी कि फोर्स एंड प्रेशर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से आपके सीटेट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ही इस चैप्टर की थ्योरी आपकी समाप्त होगी, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी इस चैप्टर से सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले जितने भी चैप्टर है मैंने उनको काफी अच्छे से कराया है। साथ ही साथ उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी उस चैप्टर से क्वेश्चन आए मैंने सभी कराया। वो सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, तो जाकर आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं या फिर फेंकते हैं या ठोकर मारते हैं या उस पर प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है? देखिए, अगर आप गेंद को फेंकते हैं तो कुछ ही दूरी पर जाकर गिर जाता है, तो आपको कोई कहता है ना कि एकदम जोर लगाकर बल लगाकर उस गेंद को फेंको, तो आप क्या होता है अपना पूरी क्षमता पूरा बल लगा देते हैं और उस गेंद को इतना मतलब दूर फेंकना चाहते हैं कि वो बहुत दूर जाए। ठीक है, तो वहां पर आप क्या करते हैं, वहां पर आप बल लगाते हैं। तो वहीं अभी यहाँ पर हमें जानना है कि बल जो है वो अपकर्षण है या अभिकर्षण है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपका फोर्स है वो पुश है या फिर पुल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलेगा, नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है। ठीक है, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना पड़ता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपकर्षित करना है, या खींचना होता है जिससे हम क्या कहते हैं, अभिकर्षित करना होता है। यानी कि आप तो उसे पुश करें या फिर पुल करें। ठीक है, पुश मतलब धक्का देना और पुल मतलब क्या होता है, खींचना देना पड़ता है। यहाँ पर कह रहा है कि विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का यानी कि अभिकर्षण या खिंचाव यानी कि अपकर्षण को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यानी कि साइंस क्या कहता है, पुश और पुल, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसके क्या होता है, उसमें गति आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बल कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होता है। ठीक है, जब आप किसी वस्तु को खींचते हैं या फिर धक्का देते हैं तो उसमें आपको गति देखने को मिलता है। जैसे कि आप जाते हैं मॉल में और उसके गेट, जो शीशा का गेट होता है, उसको क्या करते हैं, उसको आप हैंडल से यहाँ पर खींचते हैं या फिर उसे आप उधर ढकेलते हैं, तो ये क्या होता है, ये गेट में गति आती है, या तो इधर खुलेगा या फिर उधर खुलेगा। तो यहाँ पर आप क्या लगाते हैं, यहाँ पर आप बल लगाते हैं। तो बल क्या है, बल आपका है कि जब हम किसी वस्तु पर वस्तु को धक्का देते हैं या फिर अपनी ओर खींचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं, जो किसी वस्तु की गति क्या करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि बल लगने के यहाँ पर कह रहा है कि बल अनोन क्रिया के कारण लगता है। देखिए, अनोन क्रिया क्या कहलाता है कि जब हम दो वस्तुएं क्या होती है, एक दूसरे पर बल लगाती है। ठीक है, दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में और दोनों एक दूसरे पर बल लगाती है, तो वो क्या होता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनोन क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ गए, इंट्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए, बल लगने के कारण क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ये व्यक्ति गाड़ी के पीछे खड़ा है। तो क्या गाड़ी के पीछे खड़ा है तो इस पर धक्का नहीं, तो गाड़ी चल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को दूसरा फिगर में मिल रहा है कि ये व्यक्ति जो होता है इस वस्तु को धक्का दे रहा है, यानी कि बल लगा रहा है, तो ये क्या होता है, ये गाड़ी आपका इधर से चलने लगेगी। तो जब तक ये व्यक्ति इस वस्तु पर बल नहीं लगाता, इसे धक्का नहीं देता है, तब तक ये गाड़ी अपना गति नहीं प्रारंभ करेगी। ठीक है, तो यही क्या कहता है, बल क्या है, बल किसी वस्तु को धक्का देना या खिंचाव है, जिसके कारण उस वस्तु में गति आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर और भी एग्जाम्पल देकर आपको समझाया गया है। जैसे कि ये लड़की देखिए एक दूसरे पर बल लगा रही है। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये एक जानवर और एक व्यक्ति एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, तो ये भी इनके बीच भी क्या हो रहा है, अनोन क्रिया हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, ऊपर में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी आपको दो लड़की एक दूसरे से हाथ पकड़कर खींच रही है, तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रही है, यानी कि दोनों एक दूसरे में क्या है, इंट्रैक्शन कर रही है, अंतःक्रिया हो रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर भी बल लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है कि यहाँ पर लग रहा है कि हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अनोन क्रिया होना आवश्यक है। यानी कि बल लगने के लिए दो वस्तुएं होना जरूरी है जो एक दूसरे को प्रभावित करे। ठीक है, इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अनोन क्रिया के कारण उनके बीच क्या लगता है, बल लगता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या कर रहा है कि बलों की खोजबीन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि बलों की खोजबीन कैसे हुई थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा से लगाए गए जो बल होता है वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ेंगे, तो देखिए मान लेते हैं आप घर की सफाई कर रहे हैं और ये आपका सोफा आपसे हिल नहीं रहा है। ठीक है, और आपका बल यहाँ पर आप इस सोफा को ढकेल रहे हैं, तो आपके शरीर का बल कितना है, आप इस पर 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, लेकिन ये सोफा आपसे ढकेला नहीं रहा है। ठीक है, घसक नहीं रहा। तो आप अपने घर पर अपने बड़े भाई को बुलाते हैं कि भाई आओ और इस सोफा को थोड़ा सा खिसका दो। तो आपका भाई आता है और वो भी अपना इधर से बल लगाता है, तो आपके भाई का बल मान लेते हैं यहाँ पर 10 न्यूटन
न्यूटन है, ठीक है। तो अब आप दोनों मिलकर इस सोफा को घसकाएंगे तो ये सोफा घसकना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर अब 15 यहाँ पर 12 न्यूटन का बल लग रहा है। 12 न्यूटन का कैसे लग रहा है? तो 2 न्यूटन का आपका शरीर का बल और 10 न्यूटन का आपके भाई का बल, यानी कि 12 न्यूटन का बल इस सोफा पर लग रहा है और ये सोफा क्या हो जाएगा? घसकना शुरू हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा से लगाए गए बल आपस में जुड़ जाते हैं। ये दोनों का, आप दोनों का, भाई बहन का, दोनों का बल जुड़ जाएगा और ये सोफा घसकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यह करें कि यहाँ पर आप क्रियाकलाप 8.2 में देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि दो दोस्त हैं, एक दूसरे, ये दोनों जो होता है सेम दिशा से यहाँ पर बल लगा रहे हैं इस वस्तु पर, तो ये वस्तु घसकना शुरू हो जा रहा है और इन दोनों का बल क्या होता है? आपस में जुड़ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये आपके स्कूल का एक बेंच है, ये आपके स्कूल का क्या है? बेंच है। आपका दोस्त यहाँ बैठा हुआ है और आप यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन ये बेंच आपको दिक्कत कर रहा है, तो आप इस बेंच को थोड़ा आगे ढकेलते हैं। जैसे ही बेंच को आगे ढकेलेंगे आपके दोस्त को दिक्कत होगा, तो ये भी बेंच को थोड़ा पीछे घसकाएगा, ठीक है। यानी कि ये लड़का आप बेंच को पीछे कर रहा है और आप इस बेंच को आगे कर रहे हैं, लेकिन आपके शरीर का बल कितना है? आप इस पर 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, जबकि आपका दोस्त जो यहाँ पर 20 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर यह 20 न्यूटन के बल से इस बेंच को पीछे ढकेल रहा है और आप 10 न्यूटन के बल से इस बेंच को आगे ढकेल रहे हैं। तो अब इसका हम कुल नेट बल निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो 20 में से हम 10 घटाएंगे, 20 में से हम 10 घटाएंगे तो कितना है? 10 न्यूटन। तो ये जो लड़का है ये 10 न्यूटन बल अपना ज्यादा लगा रहा है, तो जिसके कारण ये बेंच क्या हो जाएगा? पीछे घसकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करें तो इस पर लगने वाला कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ समझ गए? जैसे कि आप इसको क्रियाकलाप यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लेते हैं ये जो आपका लड़का है ये इस वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक है, और ये इस वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो बताइए ये बक्सा किधर घसकेगा? ये बक्सा इधर घसकेगा, क्योंकि इसका 5 न्यूटन बल क्या है? ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? तो इसका हम नेट बल निकालेंगे, तो 10 - 5 करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 न्यूटन का बल ये लड़का ज्यादा लगा रहा है, जिसके कारण ये वस्तु क्या होता है? इधर की ओर घसकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यही आप कह रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी वस्तु पर दो बल जब विपरीत दिशा में कार्य करे तो उस पर लगने वाला कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर आप रस्साकसी के खेल को भी याद करेंगे, तो लिखा है कि स्मरण कीजिए कि रस्साकसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो क्या होता है? रस्सी जो होता है किसी भी दिशा में नहीं जाएगा, यानी कि इधर का लड़का लड़की का बल भी बराबर है और इधर का लड़का लड़की का भी बल बराबर है, तो ये रस्सी ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बस बीच में ऐसे तानातानी होते रहेगा। तो वही कह रहा है कि बराबर जब बल लगेगा, 5 न्यूटन का बल इधर से भी लग रहा है, 5 न्यूटन का बल इधर से भी लग रहा है, तो ये रस्सी ना तो इधर जाएगा और ना तो ये इधर जाएगा, ठीक है। इसे हम यहाँ पर देखिए कर रहा है। इस प्रकार हमने यह सीखा कि बल एक दूसरे से क्या होता है? बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है तथा बराबर भी हो सकता है। बराबर कैसे होगा? 5 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है, 5 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है, तो ये क्या हो गया? बराबर हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा बल आपका एक दूसरे से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और साथ ही साथ बराबर भी हो सकता है। बल की प्रबलता प्राय इसके परिमाण से मापी जाती है। परिमाण क्या होता है? यही आपका कि किसका बल ज्यादा है। 10 न्यूटन का कौन बल लगा रहा है? मान लेते हैं 20 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो यही परिमाण हुआ कि इस पर क्या होता है? ये 10 न्यूटन ज्यादा बल लगा रहा है, ठीक है। तो यही क्या होता है? इसके परिमाण से लगाई जाती है बल की प्रबलता कि कौन ज्यादा न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक है, कौन कितना ज्यादा बल लगा रहा है, उस पर ये डिपेंड करता है। यहाँ तक आप समझ गए? चलिए देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि यह भी याद रखिए कि यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो तो इस पर भी मतलब यहाँ पर लिखा है इसका प्रभाव भी बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि याद रखिए कि यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। देखिए कैसे, सपोज कीजिए यहाँ पर आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, तो देखिए मान लेते हैं ये लड़का पहले यहाँ पर 5 न्यूटन का बल लगाता था, ठीक है, 5 न्यूटन के बल से ढकेल रहा है, और ये लड़का यहाँ पर 20 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक है। तो ये बॉक्स किधर जाएगा? इधर घसकना शुरू हो जाएगा। अब इस लड़के में अचानक से शक्ति आ गया, तो ये क्या कर रहा है? यहाँ पर 35 न्यूटन का बल लगा रहा है। अब ये बक्सा क्या हो जाएगा? इधर न घसक कर ये इधर घसकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ याद रखिए कि यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो, जैसे ही परिवर्तन होगा तो इसका प्रभाव भी बदल जाएगा। पहले बक्सा इधर जा रहा था, अब बक्सा ये इधर जाना शुरू कर देगा, ठीक है। यही बातें आप कह रही थी। चलिए आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि क्या इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से लगने वाले बल बराबर हो तो उस पर लगने वाले नेट बल क्या होगा? शून्य होगा। तो बिल्कुल शून्य होगा। कैसे? मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये वस्तु है, ठीक है,
इधर से भी लोग इस पर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और इधर से भी लोग इस पर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो अब बताइए इसका कुल नेट बल कितना होगा? तो कुल नेट बल निकालेंगे तो 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन यानी कि यहाँ पर 0 न्यूटन आ जाएगा, यानी कि शून्य आ गया। तो याद रखिएगा यहाँ पर विपरीत दिशाओं से लगने वाले बल यदि बराबर हो तो उस पर लगने वाला कुल नेट बल कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि समान रूप से किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं यदि उस पर या फिर तथापि वस्तु पर इसका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। ठीक है, नेट बल आप समझ गए, दोनों बल को घटाएंगे तो आपका नेट बल निकल कर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। ये एक लाइन याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि बल के कारण क्या क्या चीजें हो सकती है। तो याद रखिएगा बल के कारण वस्तु की गति की अवस्था में हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए लिखा हुआ है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। मान लेते हैं ये कोई वस्तु है जो विराम अवस्था में है। ठीक है, अब हम इस पर क्या करेंगे? बल लगाएंगे। बल क्या है? बल एक प्रकार का धक्का है या खिंचाव है। तो मान लेते हैं हम इस पर बल लगाकर धक्का देते हैं तो जो ये वस्तु विराम अवस्था में है ये क्या हो जाएगी? गतिशील हो जाएगी, यानी कि हम इसकी क्या करते हैं? चाल में परिवर्तन कर दिए। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। मान लेते हैं ये आपका बक्सा है। ठीक है, आप इस पर यहाँ पर 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो ये वस्तु धीरे धीरे आगे खिसक रहा है। अब आपका भाई भी आ जा रहा है, इधर से ही बल लगा रहा है 10 मान लेते हैं 8 न्यूटन का भाई आपका बल लगा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? 8 2 10, इस पर 10 न्यूटन का बल लगेगा तो ये बक्सा जो होता है अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? खिसकने की तेज हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है, जो ये आपका बल एक्स्ट्रा लगा ये गति की दिशा में है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? इसकी चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे समझते हैं। मान लेते हैं कि छोटा बच्चा अपना रिमोट वाला कार ऐसे चला रहा है। ठीक है, रिमोट का कार चल रहा है, अब आप बार बार उसको परेशान करने के लिए उसके रिमोट के कार में से उंगली आगे से कर दे रहे हैं, बार बार उंगली कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रिमोट की जो कार जिस स्पीड से चल रही थी वो तो रुक जाएगी बार बार। ठीक है, तो ये रुक क्यों जा रही है? क्योंकि आप इसके विपरीत दिशा से यहाँ पर बल लगा रहे हैं तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि वस्तु पर देखिए यदि बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी चीज पर किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। या तो आप उसकी चाल को बढ़ा सकते हैं या उसकी चाल को घटा सकते हैं या फिर गतिशील वस्तु को विराम कर सकते हैं या फिर विराम वस्तु को गति में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं कि बल वस्तु की गति की अवस्था में यहाँ पर परिवर्तन कर सकता है। यहाँ तक आप समझ गए, तो ये वाला चीज आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको समझाया गया है कि टायर को तेज गति से चलाने के लिए इसे लगातार धक्का लगाना पड़ता है। अगर आप बचपन में ये टायर चलाए होंगे तो जैसे ही ये टायर आपको लगेगा कि स्लो हो रहा है आप इसको तुरंत डंडा से पीछे से मार देते थे, इसकी स्पीड और ज़्यादा तेज हो जाती थी। ठीक है, यहाँ पर आपको समझाया गया है कि विराम अवस्था में गेंद पर बल लगाने पर वह क्या हो जाती है? गतिशील हो जाती है। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं ये गेंद आपका विराम अवस्था में था और आपने इस पर बल लगाया तो ये क्या हो जाएगी? गतिशील हो गई। ठीक है, तो हम बल लगाकर किसी भी वस्तु की अवस्था में उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। एक पॉइंट आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये वाला आप चीजें देखिए, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। ये वही चीज हो गई कि हम बल लगाकर किसी भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि गति की अवस्था, किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल या गति की दिशा से किया जाता है। ठीक है, विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि जो विराम अवस्था होती है उसे हम शून्य चाल की अवस्था कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है, दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं होती है। या तो वस्तु आपका विराम में रहेगी या फिर गति में रहेगी, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों उस वस्तु की अवस्था है। ठीक है, चलिए सॉरी उसकी गति की अवस्था है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि बहुत बार अगर आपने देखा है
देखिए यहाँ पर लिखा है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि मान लेते हैं आपके घर का दीवार है, अगर आप उस पर कितना भी बल लगाएंगे, क्या दीवार आपके आगे पीछे घसकेगा? नहीं घसकेगा। तो वही कह रहा है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति न करे, तो इस प्रकार यदि किसी दीवार को ढकेलने का प्रयास करे तो उस पर भी आपको बल का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है। देखिए एक और भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि किसी समतल सतह पर गेंद का धक्का देकर गतिशील करना, और दूसरा कह रहा है कि गेंद को रास्ते में रखे पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा। ठीक है, तो यहाँ पर गति की अवस्था में परिवर्तन का एक और ये एग्जाम्पल है कि इसकी अवस्था में भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। मान लेते हैं ये वाला जो गेंद है इधर से गया और यहाँ किसी चीज़ से टकराकर इसकी क्या होता है, इसकी गति की अवस्था इधर चेंज हो गई। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, कि चेंज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये देखिए आपको दूसरा चीज इसको आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा जो यहाँ पर कह रहा है कि बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा, अभी आपने यहाँ पर ऊपर पढ़ा कि बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बल क्या करेगा, वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करेगा। साथ ही साथ दूसरा नंबर आपको ध्यान रखना होगा कि बल क्या कर सकता है, बल द्वारा हम क्या करेंगे, किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकेंगे। दूसरा याद रखिएगा अवस्था, और दूसरा हो जाएगा इसकी आकृति। जैसे कि मान लेते हैं आप आटा की लोइया बनाए, ठीक है, अब इस पर क्या करेंगे, बल लगाकर इसको बेलेंगे तो ये लोइया क्या हो जाएगी, पुचुक कर ऐसे फैल जाएगी, एक रोटी का आकार ले लेगी। तो ये क्या होगा, इसकी आकृति में परिवर्तन आ गया। अगर मान लेते हैं आप साइकिल के सीट पर बैठे हैं, ठीक है, साइकिल के सीट पर बैठे हैं, जैसे ही आप बैठते हैं तो ये साइकिल के सीट क्या हो जाएगी, पुचुक कर ऐसे फैल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, इसकी आकृति में परिवर्तन आ गई। देखिए और भी इसके एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा है कि हम आटा गूंथते हैं तो इसमें इसमें क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा या आकृति में, तो आप कहेंगे आकृति में परिवर्तन होगा। इसका आकृति 10 किस्म का बनेगा। जैसे कि आप इसे आप गद्दी पर बैठे हैं, ठीक है, जैसे ही बैठेंगे तो इसका क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, नहीं, इसकी आकृति में परिवर्तन होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसकी आकृति बदल जाएगी। आगे भी अगर आप देखेंगे तो मान लेते हैं ये एक रबड़ है जो आप कील से फंसाया गया, आप इसको कितना भी खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे तो इसकी आकृति में क्या हो जाएगी, परिवर्तन होता जाएगा। तो ये चीजें हैं कि बल के द्वारा हम किसी वस्तु की आकृति में जो होता है परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर समझ सकते हैं। लिखा हुआ है कि जब गूथे आटे की लोई को बेलकर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर प्रभाव पड़ता है, वो फैल जाता है। ठीक है, यहाँ देखा होगा कि किसी वस्तु पर बल लगने से उसकी आकृति में क्या होता है, परिवर्तन हो सकता है। देखिए ये चीजें आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर लिखा है, उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात आप समझ गए होंगे कि बल क्या करता है, किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। ठीक है, बल के द्वारा हम किसी भी विराम वस्तु को उसको गति में ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बल क्या है, बल एक प्रकार का धक्का है या फिर खिंचाव है, यानी कि पुश और पुल है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि बल के द्वारा गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं। बल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, गतिशील वस्तु के चाल में परिवर्तन कर सकते हैं। बल के द्वारा हम गतिशील वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि दिशा की बात करें तो आप इस एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मान लेते हैं ये वस्तु, ये बॉल जो है काफी तेजी से जा रही है और यहाँ पर हम बल लगाकर, यहाँ पर एक बल लगाकर इसको क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर आप हाथ ही रखे होंगे अपना, तो आपके हाथ से टकरा कर ये क्या हो जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। तो इसकी हम क्या कर रहे हैं, गति में परिवर्तन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ तक आप समझ गए। देखिए यहाँ भी तो बल लगाकर आप क्या कर सकते हैं, बल लगाकर किसी गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं। बल लगाकर आप गतिशील वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। बल लगाकर आप विराम वस्तु को गति में भी ला सकते हैं और बल लगाकर वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप बल लगाकर कर सकते हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पर आपको अच्छा से समझाया गया है कि यह स्मरण रखना आवश्यक है, यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, जो आपको ने अभी ऊपर पढ़ा, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता है। ठीक है, बिना बल लगाए किसी भी वस्तु की आकृति नहीं बदल सकती है, बिना बल लगाए किसी भी वस्तु की दिशा नहीं बदल सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति नहीं कर सकती। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर मेज पर एक पुस्तक लगाए रखा हुआ है, अब यहाँ पर आप बैठे हैं, क्या कह रहे हैं पुस्तक से, पुस्तक उठ जाओ या इधर खसक जाओ, उधर खसक जाओ, ये घसकेगा नहीं। कब घसकेगा, जब आप इसको बल लगाकर आप इसको हटाएंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि बिना बल लगाए हम किसी भी वस्तु को गति में नहीं ला सकते हैं, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं हो सकती है तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो तीन चीजें आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पर।
कि बल लगने से आकृति में परिवर्तन होगा, उसकी दिशा में परिवर्तन होगा, उसकी चाल में परिवर्तन होगा और विराम से वो गति में आ सकती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए अब आप पढ़ेंगे यहाँ पर संपर्क बल के बारे में। यहाँ पर आपको बल कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर पहले मैं आपको समझा दूं कि बल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये चीज बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको मैं आपको बता देती हूँ। देखिए पहले याद रखिएगा, देखिए पहले आप याद रखिएगा कि जो बल होता है यह आपका दो प्रकार का होता है। ठीक है, बल आपका क्या हो जाएगा, बल आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका संपर्क हो जाएगा, एक आपका संपर्क बल हो जाएगा और दूसरा आपका असंपर्क बल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा असंपर्क। संपर्क में याद रखिएगा संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, एक आपका हो जाएगा घर्षण बल, एक आपका घर्षण बल हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका पेशीय बल। ठीक है, एक हो जाएगा आपका पेशीय बल। ये चीजें एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई है कि कौन निम्नलिखित में से कौन संपर्क बल है, कौन असंपर्क बल है, या फिर एग्जाम्पल में दिया रहेगा कि पेशीय बल कौन सा बल है, तो आपको बताना पड़ेगा कि पेशीय बल जो होता है ये संपर्क बल है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। असंपर्क बल में तीन गो बल आता है, कौन कौन, देखिए पहला तो हो जाएगा आपका घर्षण बल। असंपर्क बल में आपका घर्षण बल, सॉरी एक मिनट, इसको हटाते हैं। असंपर्क बल में आपका गुरुत्वीय बल आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल आ जाएगा। दूसरा आपका स्थिर वैद्युत बल आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा आपका यहाँ पर चुंबकीय बल आ जाएगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ कि असंपर्क बल में गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर चुंबकीय बल आ जाएगा, फिर आपका स्थिर वैद्युत बल आ जाएगा। ठीक है, और संपर्क बल में घर्षण बल आ जाएगा और पेशीय बल आ जाएगा। अब हम जानेंगे कि संपर्क बल क्या है, असंपर्क बल क्या है। ठीक है, ये सभी बलों के बारे में एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं संपर्क बल। यहाँ पर आपको नाम से भी समझ में आ जा रहा है कि संपर्क बल के बारे में पूछ रहा है, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पूछ रहा है। इसे आप याद रखिएगा, इसे क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि इसके साथ हमारा कॉन्टैक्ट है, यानी कि जो हम बल लगा रहे हैं उस पर हम उसके साथ पूरी अच्छी तरह से पूरी तरह से कॉन्टैक्ट है, उसके कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, उसके संपर्क में है। तो उसका पहला क्या है, संपर्क बल कौन है, पहला है आपका यहाँ पर पेशीय बल। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। मस्कुलर फोर्स किसे कहते हैं, इसे आप ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए ढकेल या उठा सकते हैं, उठा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। ठीक है, ये संपर्क आपका किसी छड़ी या रस्सी के द्वारा भी हो सकता है। तो याद रखिएगा संपर्क कैसा हो सकता है, संपर्क आप छड़ी या वस्तु के द्वारा भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं टेबल है, ये टेबल पर पुस्तक रखा हुआ है और यहाँ आप चेयर पर बैठे हैं, आपके हाथ में एक छड़ी है, आप छड़ी के द्वारा भी इस पुस्तक को यहाँ से यहाँ घसका सकते हैं। तो क्या है, छड़ी और आप पुस्तक के बीच क्या है, संपर्क है। तो ये क्या हुआ, तो ये आपका संपर्क में हुआ। बिना संपर्क के तो पुस्तक हिलेगा नहीं। तो यही बात है कि आप जो संपर्क लगा रहे हैं वो छड़ी की सहायता से भी हो सकता है, वो रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है कि जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को ढकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है, यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। हमारी मांसपेशियों के क्रियाकलाप द्वारा लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो पेशीय बल होता है यह आपका संपर्क बल का एग्जाम्पल है। पेशीय बल किसे कहते हैं, जो हमारा शरीर की मांसपेशियां हैं, अगर हम उस किसी वस्तु पर बल लगाते समय अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर रस्सी या फिर डंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं लकड़ी का, तो वो क्या होता है, वो आपका यहाँ पर संपर्क बल में आएगा। ठीक है, देखिए अब संपर्क जो आपका पेशीय बल है इसमें आप याद रखिएगा कि जैसे कि भोजन जो है आहार नल, पाचन क्रिया में आपका कौन सा बल लगता है, तो पाचन क्रिया में आपका मस्कुलर फोर्स यानी कि पेशीय बल लगता है। ठीक है, यहाँ पर आपका शरीर के पार्ट का यूज हो रहा है। और ये भी याद रखिएगा कि जब आप श्वसन करते हैं तो उस समय कौन सा बल लगता है, उस समय भी आपका पेशीय बल लगता है। ठीक है, पेशीय बल यानी कि शरीर का जो पेशी है वही आपके श्वसन क्रिया में सहायता कर रही है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। देखिए आगे देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको और ऊपर करते देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलाप तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि बैल, घोड़े, गधे, ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए वो पेशीय बल का उपयोग करते हैं। यहाँ तक समझे, इसको आप यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पशुओं का पेशीय बल अन्य अनेक कठिन कार्यों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पशु भी किसी भी कार्य को करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इसी पेशीय बल का। और पेशीय बल क्या है, एक प्रकार का संपर्क बल है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछता है कि संपर्क बल निम्नलिखित में से कौन संपर्क बल है, या फिर पेशीय बल संपर्क है या असंपर्क है, या फिर संतुलित बल है या असंतुलित बल है। ठीक है, तो याद रखिएगा पेशीय बल आपका संपर्क बल है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है
क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशीय बल किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। यहाँ तक आप समझ गए कि इसे संपर्क बल क्यों कहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका दूसरा कौन सा बल है, दूसरा आपका घर्षण बल है, और ये भी क्या है, एक प्रकार का संपर्क बल है। ठीक है, दूसरा घर्षण बल। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, और अंत में क्या हो जाती है, रुक जाती है। या फिर ये भी देख सकते हैं कि साइकिल चलाते समय जब हम पैडल बंद कर देते हैं चलाना, तो धीरे धीरे साइकिल क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी और अंत में रुक जाती है। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका घर है, आप घर को देखते ही आप इतना ही दूरी पर क्या करते हैं, पैडल मारना साइकिल का बंद कर देते हैं। आपका साइकिल धीरे धीरे डुगुर डुगुर कर यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, रुक जाती है। तो रुकती कैसे है, यहाँ पर आपके रोड और साइकिल के चक्के के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण होगा यानी कि चक्का और आपका रोड क्या होता है, एक दूसरे में संपर्क करते हैं, संपर्क होते हैं। तो ये क्या होता है, घर्षण होने के कारण साइकिल रुक जाता है। तो घर्षण बल क्या है, एक प्रकार का संपर्क बल है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। यहाँ कह रहा है इसी प्रकार नाव भी अगर खेना बंद कर दें तो कुछ दूर जाकर क्या हो जाएगी, रुक जाती है। तो यह है कि इन सभी स्थितियों में वस्तु पर कोई बल आपको लगता हुआ प्रतीत तो होगा नहीं, लेकिन इनकी जो चाल है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और अंत में विराम अवस्था में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप जितने भी अभी उदाहरण देखे हैं उन उदाहरणों के आधार पर आप निष्कर्ष निकालेंगे। इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण क्या है, घर्षण बल है। ठीक है, फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाले बल, घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। जैसे कि मैंने आपको घर वाला एग्जाम्पल दिया कि घर यहाँ होते हैं और साइकिल का पैडल आप यहीं बंद करते हैं, तो साइकिल धीरे धीरे डुगुर डुगुर कर यहाँ आकर बंद हो जाती है, क्योंकि जो साइकिल का चक्का है, चक्का और रोड के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण की वजह से ये क्या होता है, वस्तु जो साइकिल का चक्का है यह रुक जाता है। ठीक है, यहाँ तक लिखा है इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच भी घर्षण होता है, खेना बंद करने पर नाव क्या हो जाता है, रुक जाता है। देखिए घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की विपरीत दिशा में होता है, और ये लाइन को याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। घर्षण बल कैसे लगता है, तो घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है और गति के विपरीत दिशा में लगता है। देखिए ये रहा आपका साइकिल का चक्का। ठीक है, ये चक्का रहा, और ये रहा रोड। साइकिल का चक्का इधर गति कर रहा है, लेकिन घर्षण बल आपको इसके गति के विपरीत दिशा में रहेगा। ये क्या है, रगड़ देगा, धक्कर चक्का को रगड़ेगा, बस चक्का यहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि घर्षण बल इधर से लगेगा और गति आपका इधर से होगी, तो दोनों में क्या होगा, घर्षण होगा और ये चक्का यही रुक जाएगा। तो याद रखिएगा जो घर्षण बल है वो क्या करता है, सदैव गति के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण होता है। जब तक आपका दो सतह नहीं रहेगा तब तक घर्षण नहीं लगेगा। अगर आप दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे तो वहां भी आपको घर्षण महसूस होगा, और दोनों सतहों के बीच में, दोनों हथेलियों के बीच में घर्षण होगा। तो याद रखिएगा क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच में सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए क्या है, एक प्रकार का संपर्क बल है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए आगे आ रहा है आपका असंपर्क बल। असंपर्क बल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अभी तक आपने संपर्क बल पढ़ा जिसमें आपने घर्षण बल पढ़ा, और दूसरा क्या था, दूसरा आपने पेशीय बल पढ़ा। ठीक है, तो ये दोनों क्या थे, ये दोनों आपके संपर्क बल थे, कॉन्टैक्ट फोर्स थे। अब हम असंपर्क बल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए असंपर्क बल का 3 एग्जाम्पल, एक आपका चुंबकीय बल होता है, दूसरा आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा जिसे हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, और तीसरा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। असंपर्क बल में क्या होता है कि इसमें दो वस्तुओं के बिना संपर्क में आई उस पर जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, असंपर्क बल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप चुंबकीय बल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बता दें इसको कि मान लेते हैं आपके पास एक चुंबक है। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास एक बड़ा सा चुंबक है और आपके आसपास बहुत लोहे की छोटी छोटी कांटियां हैं, और इसमें कागज के बड़े बड़े ऐसे टुकड़े हैं और लोहे की छोटी छोटी आपकी कांटियां हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप जैसे ही इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लाएंगे तो लोहे की छोटी छोटी कांटियां इसमें अपने आप क्या हो जाएंगी, सटती चली जाएंगी, और जो कागज का टुकड़ा है वो यही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लोहे के कील और ये आपका चुंबक, इन दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ, फिर भी ये लोहे की छोटी छोटी कांटियां इसमें आकर सट गई। ठीक है, तो ये बिना संपर्क में इस पर एक बल लगा जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, यहाँ पर आपको समझाया गया है कि कब दो चुंबक के चीज आपस में सटेंगे और कब नहीं सटेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि मान लेते हैं एक चुंबक है, ये चुंबक है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक आपका नॉर्थ पोल होता है, एक आपका साउथ पोल होता है। ये पहला चुंबक है, और दूसरा चुंबक है जिसका ये क्या है, ये भी आपका नॉर्थ पोल हुआ और ये आपका साउथ पोल हुआ। ठीक है,
तो देखिए, जब दो चुंबक के ध्रुव जो होता है असमान हो, यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है, तो ये चुंबक एक दूसरे को अपने में इतना तेजी से खींचेंगे, तुरंत चिपक जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और एक दूसरे में चिपक जाएंगे। वहीं एक ऐसे चुंबक की बात करते हैं जिसका क्या है, जिसका ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, और दूसरा चुंबक है यहाँ पर साउथ पोल, इसका यहाँ हो गया, नॉर्थ पोल यहाँ हो गया। अब इन दोनों चुंबक को आप कितना भी सटा लीजिएगा, ये नहीं सटेंगे, क्योंकि इसके जो ध्रुव है वो क्या है, एक समान है, और एक समान लोग अपने में नहीं सटाते हैं। ठीक है, नहीं सटाएंगे, साउथ पोल नहीं सटेगा, लेकिन वही देखिए साउथ पोल नॉर्थ पोल को तुरंत अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो ये चीजें भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि देखिए दोनों चुंबक है, इसका देखिए ध्रुव ब्लू है और इसका ध्रुव रेड है, ये दूसरे एक दूसरे को क्या करेंगे, सटा लेंगे। ठीक है, और ये देखिए इसका ब्लू है, इसका ब्लू है, इसे आप कितना भी सटाइएगा, इस चुंबक को कितना भी सटाइएगा, ये नहीं सटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए कि कब आकर्षण होगा, कब प्रतिकर्षण। ये आकर्षण है, ये सटा लेगा, ये प्रतिकर्षण है, कितना भी आप सटाने की कोशिश कीजिए, ये सटाएगा नहीं, अपने में प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। देखिए आगे हम चुंबकीय बल के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान ध्रुव कहने का क्या मतलब है कि पहला चुंबक का नॉर्थ पोल और दूसरा चुंबक का नॉर्थ पोल, ये दोनों क्या है, अलग अलग ध्रुव है और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, आपस में नहीं सटेंगे। तथा यहाँ पर लिखा है कि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि असमान ध्रुव क्या होते हैं, यानी कि एक चुंबक का नॉर्थ पोल और दूसरे चुंबक का साउथ पोल, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अपने में सटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण को खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। जैसे कि देखिए ये क्या कर रहा है, ये एक दूसरे को खींच ले रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को खींच ले रहा है, लेकिन ये एक दूसरे से दूर भाग रहा है, यानी कि दूसरे को धक्का दे रहा है। ठीक है, तो इसको खींचना या धक्का देने के रूप में देख सकते हैं, और आपको मालूम है कि खींचना और धक्का देने को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी आप यहाँ पर देख लें। ये यहाँ पर एक बल लग रहा है, इसके बीच फोर्स लग रहा है, तो कौन सा फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर आपका चुंबकीय बल लग रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाए गए बल को हम असंपर्क बल का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा कि असंपर्क बल का कौन सा उदाहरण हुआ, मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि चुंबकीय बल एक असंपर्क बल का एग्जाम्पल है, बिना संपर्क में आए ही एक दूसरे को आकर्षित और दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इस प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल क्या है, असंपर्क बल है। ठीक है, ये चीजें देख लिए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्थिर वैद्युत बल के बारे में बात करेंगे। आपका अगला है, अब दूसरा बल कौन है, दूसरा असंपर्क बल में आप स्थिर वैद्युत बल के बारे में बात करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब देखिए ये स्थिर वैद्युत बल क्या है। देखिए आप मान लेते हैं अपने बाल में कंघी रगड़े, ठीक है, ये रही आपकी कंघी, अपने बाल में आपने कंघी रगड़ा, और जब ये कंघी रगड़ा तो इसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाइएगा। कागज के मान लेते हैं छोटे छोटे टुकड़े आपने किए हैं, बाल में कंघी आपने रगड़ा और कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाइएगा, तो ये कागज का छोटा छोटा टुकड़ा अपने आप इसकी ओर क्या होता है, सटते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो बल लग रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कागज के सीट से रगड़े जाने पर, यहाँ पर एग्जाम्पल में एक्स्ट्रा का दिया हुआ है, एक्स्ट्रा का दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे भी समझ लीजिएगा कि कागज की सीट से रगड़े जाने पर एक्स्ट्रा विद्युत आवेश उत्पन्न या उत्सर्जित कर लेता है। ऐसे एक्स्ट्रा आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। यहाँ पर देखिए इसको समझिए, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। इसी को समझेंगे कि ये क्या है, ये आपका कंघी है। ठीक है, ये कंघी है, अगर आप बाल में इसको रगड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा, तो ये क्या हो गई, एक आवेशित वस्तु हो गई। इसी आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु क्या हो गया, यहाँ पर वो कागज का टुकड़ा हो गया, अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल ही क्या है, स्थिर वैद्युत बल है। अब इस कंघी में क्या आ गया, आवेश आ गया, और ये क्या होता है, कागज के टुकड़े को बिना संपर्क में लाए ही एक दूसरे अपने में सटा लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो बल लग रहा है यहाँ पर, यही आपका स्थिर वैद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये आप समझ लीजिएगा कि किसी आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाए गए बल को हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यह कह रहे हैं कि वस्तुओं को संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल क्या है, यहाँ पर आपका असंपर्क बल का एक अन्य एग्जाम्पल है।
तो यही पूछता है कि स्टैटिक फोर्स जो होता है, स्थिर वैद्युत बल, क्या ये संपर्क बल है या असंपर्क बल है। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि ये एक प्रकार का असंपर्क बल है, बिना संपर्क में लाए ही यहाँ पर एक बल लग रहा है जिसे हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यहाँ देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, इसको हम समझेंगे कि मान लेते हैं कोई भी चीज आप नीचे गिराते हैं, कोई भी चीज आपके हाथ से गिरती है, मान लेते हैं ये आपका हाथ है, ठीक है। कोई भी चीज आपके हाथ से गिरती है तो ये ऊपर ना जाकर नीचे क्यों जाती है, ठीक है, नीचे क्यों जाती है, तो यहाँ भी एक बल लगता है बाहर नीचे जाने के लिए। वो क्या है, वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। इसी बल को यहाँ पर हम समझेंगे कि हर चीज, जो भी चीज आप गिराते हैं वो ऊपर ना जाकर, आकाश में ना जाकर हमेशा जाती है नीचे, ठीक है, धरती अपनी ओर खींच लेती है। तो धरती एक बल लगाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाता है तो धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी क्या होते हैं, धरती की तरफ गिरते हैं। ठीक है, जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है, जब आपने सिक्का हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विराम अवस्था में है, और जैसे ही इसको छोड़ा जाता है तो यह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन आया है, यानी कि विराम अवस्था से सिक्का क्या है, गति की अवस्था में आ गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बताइए कि विराम से गति की अवस्था में आया तो भाई बल लगेगा, बल लगेगा तभी तो वो आपका गति की अवस्था में आया, क्योंकि आपने क्या पढ़ा, बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का है। बिना किसी वस्तु को धक्का दिए या खींचे उस पर वो गति नहीं कर सकती। और यहाँ पर सिक्का क्या है, विराम अवस्था में है लेकिन गति में आ गया, तो भाई विराम से गति आया तो एक बल लगा होगा। वो कौन सा बल है, तो वही आपका यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। इस बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व बल, या फिर केवल हम यहाँ पर क्या करते हैं, गुरुत्व कहते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे या फिर सिर्फ इसे हम ग्रेविटी कहेंगे। ठीक है, यह एक आकर्षण बल है। याद रखिए, देखिए यहाँ पर आ गया कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एक प्रकार का आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। ये भी चीजें नोट कर लीजिए कि गुरुत्व बल जो है किसी एक वस्तु पर न लगकर प्रत्येक वस्तु पर लगता है। ठीक है, गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगा रहता है। अभी हमारे पर गुरुत्व बल लगा हुआ है लेकिन हमें इसकी मतलब आभास नहीं हो रहा है, लेकिन गुरुत्व बल हमारे पर लगा हुआ है। ठीक है, देखिए जैसे ही हम नल खोलते हैं तो पानी कैसे होता है, धरती को नीचे जाता है। क्यों नहीं पानी ऊपर जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही, क्योंकि पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। वैसे ही बात ये भी याद रख सकते हैं कि जो नदियों में बहने वाला पानी है वो नीचे नीचे की ओर बहता है। क्यों नहीं नदी का पानी ऊपर उठता है, तो नदी के पानी को भी पृथ्वी अपनी ओर खींचे हुए, उस पर बल लगाए हुए है। तो इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तु पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, यानी कि असंपर्क बल का ये एग्जाम्पल है। बिना संपर्क में आए ही एक बल लग रहा है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कह रहे हैं, जिसके वजह से हर चीज पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको समझेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है, और यही गुरुत्वाकर्षण बल है। ये याद रखिएगा, एक दूसरे के ऊपर ये बल लगाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब देखिए एक चीज आप याद रखिए, यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बटा में यहाँ पर होता है r²। ठीक है, r²। अब देखिए ये चीजें आप समझिएगा, ये आपका एक नियतांक है ग्रेविटेशनल फोर्स का, और m1 और m2 क्या है, द्रव्यमान की वस्तुएं है, दो वस्तुएं m1 m2 द्रव्यमान की। ठीक है, और r2 क्या है, ये आपकी दूरी बताता है, त्रिज्या बताता है। अब देखिए ये क्या है, देखिए जैसे ही गुरुत्वाकर्षण, देखिए जैसे ही दूरी बढ़ाइएगा, दूरी जैसे ही बढ़ेगा, कोई वस्तु मान लेते हैं पृथ्वी से जितनी दूर जाएगी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम लगेगा। ठीक है, याद रखिए, कोई धरती के पास है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा रहेगा। कोई धरती से जितना ही दूर जाएगी, यानी कि जितना ही दूर जाएगी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम लगेगा। ये आप समझ गए। कोई वस्तु धरती के जितना ही नजदीक रहेगी, जितना ही नजदीक रहेगी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा अधिक लगेगा। यानी कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। दूरी बढ़ाइएगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम लगेगा। दूरी घटाइएगा, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हम द्रव्यमान की बात करते हैं। फोर्स ये होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। देखिए द्रव्यमान की हम बात करते हैं तो मान लेते हैं दो द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, ये हो गया। अब मान लेते हैं आप 50 केजी बोरा है, ठीक है, और एक बोरा आपका 10 केजी का है। तो याद रखिए जितना ज्यादा द्रव्यमान रहेगा, पृथ्वी उस चीज को अपनी ओर उतना ही खींची रहती है। जैसे कि मान लेते हैं 50 केजी बोरा
आपको उठाने में ज़्यादा समय लगेगा या 10 केजी को आप जल्दी उठा लेंगे? आप कहेंगे हम 10 केजी को जल्दी उठा लेंगे, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस पर कम लगता है और भारी वस्तुएं पर यानी कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा हो उस वस्तु पर ज़्यादा लगता है। यानी कि देखिए द्रव्यमान ज़्यादा, गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा, ठीक है? अगर द्रव्यमान ज़्यादा हुआ तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा, ठीक है? ये चीज़ें आप याद रखिएगा। लेकिन जैसे ही आप दूरी बढ़ाइएगा, कोई चीज़ आकाश में है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा और कोई चीज़ धरती के बिल्कुल पास है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ज़्यादा लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? इसका फ़ॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू यहाँ पर g हो जाएगा नियतांक, m1 m2 द्रव्यमान की वस्तुएं हैं और यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है? तो ये रहा आपका फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फ़ॉर्मूला। यहाँ तक आप समझ गए? अब देखिए यहाँ पर आपको एक और चीज़ बहुत अच्छे से समझना है। उसको हम लोग क्लास 9th में है। एक और प्रकार का बल आपको देखना है जिसे हम क्या कहते हैं? एक आपका संपर्क बल हुआ, एक आपका संपर्क बल हुआ और दूसरा आपका असंपर्क बल हुआ, ठीक है? दूसरा आपका असंपर्क बल हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये चीज़ आपके क्लास 9th में दिए गए हैं। तो पहले यहाँ पर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि संपर्क बल किसे कहते हैं, असंपर्क बल किसे कहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर दाब के बारे में यानी कि प्रेशर के बारे में फिर से यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए ये जो आपको चैप्टर दिख रहा है अध्याय 9, ये क्लास 9th का चैप्टर है, ठीक है? यहाँ भी आपको बल के बारे में पढ़ना और यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संपर्क बल और असंपर्क के बल के बारे में, तो ये दो चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पर आपको बात करते हैं कुछ आपको पिछले अध्याय में क्लास 8 में जो आपने पढ़ा है उसके वही चीज यहाँ दिया है कि अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है तथा हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, ढकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। तो यही आपका खींचने, ढकेलने या ठोकर लगाने की इस प्रक्रिया को हम बल की अवधारणा कहते हैं। बल क्या है? तो बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का है, यानी कि पुश और पुल है जो वस्तु में गति लाता है, ठीक है? यहाँ देखिए वास्तव में बल को न तो किसी ने देखा है और न ही चखा है और न महसूस किया, हालांकि बल का प्रभाव हम प्राय महसूस करते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है वही चीजें हैं जो आपको पिछली अध्याय में अभी आपने पढ़ा। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बल के प्रयोग द्वारा वस्तु की आकार या आकृति में बदलाव या मतलब बदलाव क्या होता है, बदली जा सकती है। जैसे कि देखिए बल लगाकर आप इसे खींच रहे हैं और बल लगाकर आप इसे क्या कर रहे हैं, ढकेल कर एक दूसरे के पास ला रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बल लगाने पर कि अगर आप ये आपको जो बॉल दिख रहा है इस पर आप बल लगा रहे हैं तो इसकी आकृति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है? देखिए अब आपको यही दो बल के बारे में पढ़ना है, एक आपका संतुलित बल, एक आपका असंतुलित बल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। संतुलित बल क्या है और असंतुलित बल क्या है? देखिए यहाँ सबसे पहले तो यहाँ पर हम संतुलित बल के बारे में जानेंगे। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले हम संतुलित बल, ठीक है? कि संतुलित बल क्या होता है। देखिए मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ये टेबल है, टेबल पर कोई वस्तु है, ठीक है? अगर आप इस वस्तु को इधर खींचेगा तो ये वस्तु आपको इधर गति करेगी, ठीक है? अगर इसी वस्तु को आप इधर खींचेगा तो ये वस्तु इधर गति करेगी। लेकिन अगर इस वस्तु पर इधर से भी कोई लड़का 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक है? और इधर से भी कोई लड़की जो है 5 न्यूटन का बल लगा रही है, तो अब जो ये वस्तु है ये बताइए किधर खिसकेगी? ना तो ये इधर ही खिसकेगी, ना तो ये इधर खिसकेगी। तो इस वस्तु पर कौन सा बल लग रहा है? तो इस वस्तु पर आपको संतुलित बल लग रहा है, ठीक है? और ये क्या करता है, यह जो संतुलित बल है यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है। ये जो वस्तु है चुपचाप यहीं पर रह जाएगी। तो ये इस प्रकार की बल को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। यहाँ तक आप समझ गए? अब देखिए यही चीजें आपको यहाँ पर बुक में समझाई गई है। संतुलित बल क्या है? यह कह रहा है कि लड़की एक पिंड को एक समतल मेज पर रखा है, लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा है। चित्र में दर्शाए अनुसार दो धागे एक्स और वाई पिंड के विपरीत सिरों से जुड़े हैं। मान लेते हैं ये है एक लकड़ी, समतल मेज पर इसको लकड़ी को रखा गया है, ठीक है? अब यहाँ कह रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार दो धागे एक्स और वाई पिंड के सिरों से जुड़े हैं। एक धागा इधर लगा है और एक धागा आपका वाई इधर लगा है, ठीक है? यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम किसी बल द्वारा धागे एक्स को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू हो जाएगा। अगर हम एक्स को खींचते हैं तो पिंड इधर खिसकना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम धागे वाई को खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये इधर खिसकना शुरू हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाए तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करेगा। यानी कि इधर भी आप यहाँ पर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और इधर भी 5 न्यूटन का बल लगाकर खींच रहे हैं, तो ये पिंड जो है ये क्या करेगा, ये गति नहीं करेगा, ठीक है?
तो इस तरह के बलों को हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं और ये गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है। ये लाइन याद रखिएगा कि संतुलित बल जो होता है गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं होने देता है। कैसे होगा परिवर्तित? जब दोनों तरफ से आपका समान बल लग रहा है तो ये तो दोनों ओर से किसी ओर खिंचाएगा नहीं। तो यही है कि ये गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है। यहाँ तक आप समझ गए? देखिए, ये जो देखिए यहाँ पर दिया लिखा हुआ है अ, अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें भिन्न परिणाम के 2 ये देखिए अब यहाँ पर असंतुलित बल के बारे में आपको बताएगा। उससे पहले देखिए एग्ज़ाम में एक और क्वेश्चन आता है, उसको भी आप समझिएगा। देखिए, यहीं पर इसको समझते हैं। आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एक पुस्तक है, एक पुस्तक एक टेबल पर विरामावस्था में रखी है, तो इस पर कौन-सा बल लग रहा है, ठीक है? तो आप कहेंगे कि तो भाई विरामावस्था में इस पर कोई बल नहीं लग रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है कि एक टेबल पर विरामावस्था में एक पुस्तक रखा है, उस पर कौन-सा बल लग रहा है? या फिर ये भी पूछता है कि एक टेबल पर एक विरामावस्था में एक पिंड है, उस पर कौन-सा बल लग रहा है? एक टेबल पर विरामावस्था में एक लकड़ी रखी गई, उस पर कौन-सा बल लग रहा है? तो इस तरह से आपके एग्जाम में बहुत सारे एक ही क्वेश्चन बार-बार पूछे गए हैं, ठीक है? अब देखिए अब आपको लग रहा है कि इस पर क्या बल लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। देखिए इसको समझिए। सबसे पहले ये एक टेबल है, ठीक है? इस पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है। अब ये लकड़ी का टुकड़ा गति करने के लिए बेचैन है, ठीक है? तो इधर से मोशन लग रहा है इस पर, ये गति करने के लिए बेचैन है, गति के लिए और इधर से आपको मालूम है कि जो घर्षण होता है, ये गति के विपरीत दिशा में लगता है, तो यहाँ पर आपको स्टैटिक घर्षण जिसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये क्या होता है? गति होने ही नहीं दे रहा है, पीछे से इसको खींचा हुआ है, ये गति ही नहीं दे रहा है और नीचे से इस वस्तु पर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये चीज़ें हैं। अब देखिए जो ये फर्श है, ये भी ऊपर की ओर एक बल लगाता है, ऊपर की ओर बल लगाता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया बल कहते हैं, ठीक है? प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी टेबल पर विरामावस्था में एक पुस्तक, एक पिंड, एक लकड़ी या कुछ भी रखा हुआ है, तो उस पर पूछेगा कि इस पर कौन-सा बल लग रहा है? तो ऑप्शन में दिया रहेगा कि उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उस पर बहुत सारे घर्षण बल लग रहा है। तो आपको याद रखना होगा ऑप्शन में हमेशा ढूँढना होगा ऑप्शन में आपको क्या ढूँढना होगा कि उस पर एक संतुलित बल का युग्म लग रहा है। ये चीज़ें आप ऑप्शन में ज़रूर ढूँढिएगा कि संतुलित बल का एक युग्म। युग्म का मतलब होता है कि एक पेयर, ये चीज़ें आप ऑप्शन में ढूँढ कर लगाइएगा, ठीक है? क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विरामावस्था में एक टेबल पर पिंड है, विरामावस्था में एक टेबल पर आपका किताब है, विरामावस्था में एक टेबल पर लकड़ी है, तो उस पर कौन-सा बल लग रहा है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि इस पर चारों ओर से बल लग रहा है। ये गति करने के लिए बल लगा रहा है कि हमें भाई गति करना है, ये पीछे से गति होने नहीं दे रहा है घर्षण, तो ये घर्षण गति नहीं होने दे रहा है, इधर से ये बल लगा रहा है, नीचे से गुरुत्वाकर्षण इसे खींचने का बल लग रहा है और फर्श भी ऊपर की ओर एक बल लगाता है। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर बल लगाता है और फर्श ऊपर की ओर बल लगाता है जिसे हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ये ऊपर की ओर बल लगा रहा है। तो ये क्या होता है ये पुस्तक टेबल पर विरामावस्था में है। तो इस पर चारों बगल से बल लग रहा है। तो इसीलिए याद रखिएगा ऑप्शन में क्या ढूंढना है? इस पर संतुलित बल का एक युग्म यानी कि आपका संतुलित बल का एक पेयर बैलेंस फोर्स का एक पेयर काम कर रहा है चारों बगल से। ठीक है, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। जब हम प्रीवियस ईयर करेंगे तो वहां पर आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जरूर देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए संतुलित बल क्या है। अब देखिए हम असंतुलित बल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए असंतुलित बल को भी एक बार समझ लेते हैं कि मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये आपका पिंड है, ठीक है, ये आपका पिंड है और इधर से कोई लड़का 10 न्यूटन का बल लगा रहा है और इधर से आप यहाँ पर 15 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक है। तो ये जो पिंड है आपको जो दिख रहा है ये क्या हो, इधर घसकना शुरू हो जाएगा, इधर घसकना शुरू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 न्यूटन बल एक्स्ट्रा है। तो ये किस तरह का बल हुआ, ये आपका असंतुलित बल हुआ ना, क्योंकि क्या है, ये आपका जो बल है यहाँ पर ज्यादा लग रहा है। तो इस प्रकार के बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। और याद रखिएगा कि वस्तु अधिक बल वाली दिशा में क्या हो जाएगा, खिसकना शुरू करेगी। असंतुलित बल खिसकने की दिशा में कार्य करता है, मतलब जिधर की ओर वस्तु खिसकना शुरू करेगी उधर की ओर ये बल काम करेगा। तो वो क्या है, असंतुलित बल। ये भी याद रखिएगा किसी भी पिंड पर लगने वाले असंतुलित बल उसे क्या करता है, गति प्रदान करता है। ठीक है, देखिए अब हम असंतुलित बल के बारे में यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जिसमें भिन्न परिणाम के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं, दो विपरीत बल। ठीक है, इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। यहाँ तक आप समझ गए। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है, असंतुलित बल पिंड को खिसकने की दिशा में
खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाले असंतुलित बल उसे क्या करता है, गति प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, संतुलित बल गति नहीं प्रदान करेगा, क्योंकि क्या है, 5 न्यूटन का बल इधर से लगा रहे हैं और 5 न्यूटन का बल इधर से लगा रहे हैं, तो ये गति होने ही नहीं देगा। वही असंतुलित बल क्या होता है, गति प्रदान करता है, क्योंकि 10 न्यूटन का बल अगर आप इधर से लगा रहे हैं और 5 न्यूटन का बल इधर से लगा रहे हैं, तो जिधर बल ज्यादा होगा, ये क्या हुआ, तो ये वस्तु असंतुलित हो गई, और जिधर बल ज्यादा होगा वस्तु उधर गति करना शुरू करेगी। तो असंतुलित बल क्या होता है, गति प्रदान करता है, जबकि संतुलित बल गति नहीं प्रदान करता है। ये समझ गए। और वो आपने संतुलित बल का जो युग्म काम कर रहा है, ये चीजें आप समझ गए। तो यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जो सीटेट का सिलेबस है वो आपको कहता है कि 6 to 8 तक ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, 6 to 8 क्लास तक। लेकिन देखिए, यहाँ पर 9th क्लास के बुक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10th से भी पूछे जाते हैं, तो आपको सभी प्रकार के 9, 10th का भी एनसीईआरटी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग फिर से क्लास 8 के चैप्टर 8 पर आ गए। तो यहाँ पर आज हमने बल के बारे में पढ़ा, फोर्स के बारे में पढ़ा कि फोर्स आपका 2 प्रकार का होता है, एक आपका संपर्क बल होता है, एक आपका असंपर्क बल होता है, ठीक है। संपर्क बल में आपने क्या पढ़ा, संपर्क बल में आपने घर्षण बल पढ़ा, दूसरा आपने पेशीय बल पढ़ा, ठीक है। घर्षण बल और पेशीय बल आपने पढ़ा। और अभी असंपर्क बल में आपने क्या पढ़ा, असंपर्क बल में आपने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा। इसके साथ साथ आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि स्थिर वैद्युत बल के बारे में पढ़ा। तीसरा आपने चुंबकीय बल के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर आपने एक और बल के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने संतुलित बल पढ़ा, संतुलित बल, और दूसरा क्या है, असंतुलित बल के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आज आपने बल के बारे में पढ़ लिया। कल हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और कल हम लोग दाब के बारे में पढ़ेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। दाब भी आपका बहुत अच्छा टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, बल का आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि बल का फॉर्मूला क्या होता है। तो बल का फॉर्मूला याद रखिएगा, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, ठीक है। यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, आपका बल का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू। बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कल हम लोग फिर से यहाँ दाब को कंटिन्यू करेंगे, प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से क्लास 8 के, यहाँ इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, 1 मिनट, यहाँ से हम लोग कल से दाब को कंटिन्यू करेंगे, और कल इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। ये दाब जो प्रेशर है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपके एग्जाम में देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कूली अपने सर पर क्यों यहाँ पर गमछी रखता है, या फिर आप कील को ठोकते हैं तो कैसे आसानी से चला जाता है, चाकू से कोई सब्जी आसानी से कैसे कट जाती है। तो ये चीजें जो है आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ तक ये भी पूछे गए हैं कि क्या द्रव और गैस द्वारा दाब लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है। ये सभी आपके देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये सब एग्जाम्पल पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए, हम लोग कल मिलते हैं, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे दाब से, प्रेशर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।